हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर प्रोनाउन। और जो आने वाले जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उनकी इंग्लिश ग्रामर की जो भी सीरीज चल रही है, तो उसका पहला टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें हमने पढ़ा था कि आठ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। किसी भी सेंटेंस को तोड़ते हैं तो उसमें जो भी वर्ड बनते हैं वो उन आर्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। उनमें से भी एक प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इस जो आठ पार्ट ऑफ स्पीच थे इनको बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है प्रोनाउन की। स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन होता है क्या, बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन प्रोनाउन होता है इट्स स्टैंड्स फॉर नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज का वो वर्ड या जो पार्ट ऑफ स्पीच का वो वर्ड जो नाउन को रेफर करे या जहाँ नाउन लिखनी हो उसकी जगह हम दूसरा वर्ड लिखें वो प्रोनाउन कहलाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी बड़े पैराग्राफ में या किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को बार बार रिपीटिशन नहीं करना पड़े, तो उसके लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कोई सेंटेंस लिखा, राम इज ए गुड बॉय एंड राम हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, जैसे ये पूरा सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में एक बार राम यहाँ आ गया और एक बार राम यहाँ आ गया। तो इस सेंटेंस में जो नाउन है उनको बार बार रिपीटिशन नहीं करके इस राम की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसका प्रोनाउन ही। तो जब ये सेंटेंस ऐसा लिखा तो ये हो गया, राम इज ए गुड बॉय एंड ही हेल्प्स एवरीवन। तो प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह होता है और नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमें खाली एक बार, तो जितने भी टाइप है प्रोनाउन के, एक बार ऊपरा ऊपरी देखना है। अपने को ना तो इनका नाम याद करना है ना बात में, तो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करना है। और उसमें ये अपने को ना तो पेपर में ये आएगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। एक बार आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिलेटिव, थर्ड की बात करें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, फोर्थ की बात करें इंटेरोगेटिव, पांचवा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, 6 नंबर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, 7 नंबर हो गया अपना रेसिप्रोकल, 8 नंबर हो गया एम्पैथेटिक। ठीक है, और 9 नंबर अपने हो गया इंडेफिनेट। ये 9 टाइप के अपने प्रोनाउन होते हैं। तो इनको अपने को याद नहीं रखना, बस एक बार नाम देख लो कि ये इतने टाइप के होते हैं। अब इन सब को हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। एक बार वापस इसका देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। A pronoun is a word that takes the place of a noun or noun phrase। जो नाउन और जो नाउन फ्रेज होता है
उनको जो रिप्लेस करे या उनकी जगह हम कोई वर्ड काम लेते हैं वो प्रोनाउन है। कितने प्रकार के? पहला पर्सनल प्रोनाउन जो आई यू ही शी इट वी होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज एंड दोज। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु हुम एंड व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट विच हु हुम व्हाट और हुज रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद अपने बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की रेफर ना करके इंडेफिनेट थिंग को रेफर करे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपने माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ। रेसिप्रोकल ईच अदर एंड वन अदर। और इंटेंसिव प्रोनाउन इसको हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है माई सेल्फ, अवर सेल्फ और योर सेल्फ। तो ये अपने एक बार ऊपरा ऊपरी याद कर लिया, देख लिए ये कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन और थिंग को रेफर करें। वो पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन और थिंग को रेफर करने वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी सेंटेंस का स्पीकर होता है। जैसे कोई भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा तो उसका कोई ना कोई बोलने वाला होगा, उस सेंटेंस को कोई ना कोई सुनने वाला होगा और कोई ना किसी के बारे में बात करी होगी। जो स्पीकर होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैंने लिखा कोई भी सेंटेंस, आई टोल्ड यू दैट ही इज नॉट ए गुड मैन। तो जो उसमें स्पीकर है मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस को, ये लिख रहा हूँ, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो इसी सेंटेंस का स्पीकर है, इसको बोल रहा हूँ यू को। ये जो लिसनर है तो ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और बात किसके बारे में कर रहे हैं? ही के बारे में, ये हो गया थर्ड पर्सन। किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस कितना भी लिखा हुआ हो तो एक तो बोलने वाला हुआ, एक सुनने वाला हुआ, एक तीसरा होगा जिसके बारे में बात करी जाती है। तो इनको 3 पर्सन कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनकी जगह जो यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये होते हैं कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है और थर्ड पर्सन में होते हैं ही, शी, इट और दे। ये अपने पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जो राम, जो नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ क्या राम, राम यहाँ एक सब्जेक्ट है और आई नो द राम, यहाँ राम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा इस जो नाउन और प्रोनाउन ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जो यहाँ पर नाउन राम है, यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो दोनों ही केस में सेम है, चाहे उसको सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, राम का राम ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन में ये चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा तो प्रोनाउन में सब्जेक्ट, जब उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो बदल जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो ही, ही नोज आई, तो ये कोई सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, आई नो ये ऑब्जेक्ट है, आई नोज, ही नोज ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें पता है कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं। ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह हम लिखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई का ऑब्जेक्टिव केस अपने लिखेंगे ही नोज मी। तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं।
और जहाँ हमें सब्जेक्ट लिखना है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो उनको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे अब किसी जो ये पर्सनल प्रोनाउन है आई वी यू ही शी इट और दे, तो इनका ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन होता है। इसमें ही पुल्लिंग के लिए, शी स्त्रीलिंग के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे ही शी इट का थर्ड पर्सन प्लूरल है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी इसका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हो गए। इनके ऑब्जेक्टिव केस हो गए, आई का माई होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये इनके हुए ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इनका एक केस और होता है पॉजेसिव केस। अब ये क्या होता है, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं प्लस नाउन, इनको कहते ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये किसी भी थिंग पे या किसी चीज़ पे अपने पोजीशन शो करते हैं। जैसे मैंने लिखा माई प्लस कार, तो उसको हम लिख सकते हैं माई। तो माई है ये पॉजेसिव डिटरमिनर है, और कार नाउन है। तो जो पॉजेसिव डिटरमिनर और नाउन ये बनेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ पे किसी थिंग पे पोजीशन शो करते हैं। तो ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। इनके केस हो गए माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और देयर्स। ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। ये इनके प्रोनाउन कैसे है, लेकिन जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर ना, ये पॉजेसिव डिटरमिनर का काम करते हैं एज ए एडजेक्टिव। तो ये अपने पास पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब इनके हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले बात करते हैं, आवर टीम स्कोर्ड 156 रन्स इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोर्स वर्ब होगी। ये वही तरीका है अपना ना, जैसे हमने इसमें पार्ट ऑफ इसमें समझा था, वर्ड को तोड़ना है पूरे सेंटेंस को। तो ये होगी वर्ब, स्कोर्ड वर्ड, वर्ड से जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, 156 रन ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये इन हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अगेंस्ट और प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद जो आया है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब आ गए, इनके ऑब्जेक्ट आ गए, प्रीपोजिशन आ गए, इनके ऑब्जेक्ट्स आ गए। वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखो जी, आवर्स है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये टीम है एक नाउन है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो बनेगा प्रोनाउन या बनेगा नाउन, यही बनेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस जो वर्ब स्कोर है इसके लिए दो अपने पास सब्जेक्ट हैं, या तो आवर्स को बनाओ प्रोनाउन को, या टीम को बनाओ। लेकिन ये दोनों पास पास नहीं आ सकते, नाउन और प्रोनाउन एक दोनों को साथ में नहीं लिख सकते। तो ये क्या कर सकते हैं, या तो इस आवर्स को हटा दो, लेकिन यहाँ अपने टीम के बारे में बताना किसकी टीम, तो इसके लिए अपने को टीम को इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जो आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है इसकी जगह हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने आवर, इसकी जगह हमने लिख दिया आवर टीम। ये सेंटेंस हो गया आवर टीम, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका डिटरमिनर हो गया एडजेक्टिव। इस पर ये सेंटेंस सही हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आवर इज द बेस्ट इंटरप्रेट इन द होल जैब। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसको हम दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं,
या आवर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ इंस्टीट्यूट इन द होल जयपुर इन द होल जयपुर। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिखा। सबसे पहले ये हो गई वर्ब, ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके जो बाद में आएगा उसका प्रेडिकेट होगा। ये पूरा का पूरा द बेस्ट इंस्टीट्यूट इसका प्रेडिकेट हो गया। इसको भी तोड़ेंगे तो अगर इंस्टीट्यूट हो गया नाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कैसा द बेस्ट, ये उसका हो गया एडजेक्टिव। तो वर्ब का ये हो गया प्रेडिकेट, इन हो गया प्रीपोजिशन, इनके बाद जो नाउन आएगा वो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो द एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, वो एक डिटरमिनर है, और ये पूरे एक नाउन है। तो ये हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जो ये इस वर्ब है, इसको चाहिए अपने को एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो बनेगा नाउन या प्रोनाउन, लेकिन और एक क्या है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, तो इसकी जगह हम एक प्रोनाउन लिखेंगे आवर्स। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा आवर्स इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब ये इज की वर्ब है, इसका हो गया ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये देखो गंगा एंड इट्स, ये हो गई वर्ब। ठीक है, इन हो गया प्रीपोजिशन, नॉर्थर्न प्लेन्स हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, इंडिया हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इस फ्लो का अपने पास दो, इस जो फ्लो है इसके अपने पास दो सब्जेक्ट है, एक तो ये हो गया गंगा और एक उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये इट्स है ना, इट इज, एक चीज देखो कि जो इट्स होता है और इट इज होता है, जो अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है इट इज, और ये इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या शो करना है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हमें क्या करना है, इट्स ट्रिब्यूटरी, इसका हमें इस ट्रिब्यूटरी का एक पोजेशन शो करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा के, ना कि इट इज। तो इस प्रकार ये सेंटेंस ही हो गया। नेक्स्ट की बात करें, अब अभी वही चीज पढ़ा था इट्स और इट इज में, देखो ये हो गया कंजक्शन, एक वर्ब हो गई यू शुड टेक, ये V2 हो गया, इसका ये टॉर्च ऑब्जेक्ट हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो गई, और यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक सेंटेंस ये रहा, फिर दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है कंजक्शन के साथ, एक सेंटेंस तो हमने तोड़ दिया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं आउटसाइड द रूम, इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड द रूम। हमें पता है कि भाई इस सेंटेंस में ना तो वर्ब दिख रही है ना उसका सब्जेक्ट दिख रहा है, जो इट्स है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी बिना किसी नाउन और प्रोनाउन के आ नहीं सकता, यहाँ तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो यहाँ ये इट्स नहीं होगा, ये क्या है, इट इज है, इट अपोस्ट्रोफी एस, मतलब ये इट इज, ये इसका इट हो गया इसका सब्जेक्ट, और इज होगी इसकी वर्ब। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये हो गया वर्ब, लुक व्हाट, ये लुक हाउ मोर फेरोशियस, तो ये इसका क्या हो गया, लुक का एडवर्ब, देन ये THAN होगा, देन योर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अभी किसी भी सेंटेंस में अगर कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई हो, हमें किसी का कंपैरिजन करना है योर का माई डॉग के साथ, तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो गलत यही हो गया कि ये डॉग एक नाउन है और माई भी एक प्रोनाउन है, माई एक प्रोनाउन है, तो सबसे पहले दोनों साथ में नहीं लिख सकते, तो इसको पहले करेंगे माई डॉग। अब यहाँ हो गया माई डॉग लुक मोर फेरोशियस देन योर, योर योर मतलब योर क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ में कंपैरिजन करना है माई डॉग का
योर डॉग के साथ, तो या तो इसको लिखो योर डॉग, या इसकी जगह हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन लिख सकते हैं योर्स। तो ये सेंटेंस या तो योर्स लिख के सही होगा, या यहाँ लिख दो योर डॉग, या फिर एक कंपेरिजन डिग्री आ गई। अगर कंपेरिजन हो तो सेम चीज़ का कंपेरिजन होगा, और जो कंपेरिजन इधर है वही कंपेरिजन उधर होना चाहिए। जैसे योर हाउस, तो यहाँ माई हाउस होना चाहिए, ठीक। तो अगर या तो माई हाउस लिख दो सही हो जाएगा, या इसकी जगह इसका पोजेशन शो करने वाला पॉजेसिव प्रोनाउन लिख दो माइन। तो यही से हम यहाँ कंपेरेटिव डिग्री आ गई। तो कंपेरिजन हमेशा सेम आइडेंटिटी के बीच होता है। तो आवर्स का तो यहाँ पर होगा देयर्स का, या तो इसको ऐसे लिखो देयर का, या यहाँ लिखो देयर्स। देयर्स का मतलब है देयर का। अब सबसे पहले बात, इधर एक चीज़ देखोगे, ये जो कार है नाउन है और आवर्स एक प्रोनाउन है, दोनों साथ नहीं लिख सकते, तो इसको हटाओ। ये अगर आवर कार इज फास्टर देन देयर कार, या इसकी जगह हम देयर्स कर सकते हैं। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और जो फर्स्ट सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि कौन कौन से? वो, whom, which और that। वो ये पर्सन के लिए यूज होता है, which थिंग्स के लिए, और that थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन ये एक डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक केस हो या स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करना हो, वहाँ दैट का यूज करते हैं। तो हु पर्सन के लिए, विच थिंग के लिए, और दैट दोनों के लिए। अब हु होता है सब्जेक्टिव केस, किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखना तो हु लिखेंगे, और हूम उसका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट लिखना है वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हूम। तो बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज होता क्या? इट इज प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, आई नो द मैन हु ब्लेम्स यू, तो ये एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। इन सेंटेंस को हम इसे तोड़ के दो सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आई नो द मैन, और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं द मैन ब्लेम्स यू। ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, एक तो गया आई नो द मैन और द मैन ब्लेम्स यू। जो द मैन है दोनों ही सेंटेंस में सेम है, तो इस मैन को तो यहाँ लिख सकते हैं, इस मैन की जगह इस सेंटेंस को रिलेट करने के लिए इसकी जगह वो लिख दो रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस जुड़ के सिंगल सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। जो हु है इस मैन को इस ब्लेम से रिलेट कर रहा है, तो ये जो मैन है इस प्रोनाउन से पहले आया हुआ वो उसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती। जो मैन जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है उसके साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता हूँ। अब हु यूज फॉर पीपल एज ए सब्जेक्टिव केस, यूज फॉर पीपल एज ए ऑब्जेक्टिव केस हु, विच रेफर्स टू थिंग्स, थिंग और चीज़ों के लिए हम विच का यूज करेंगे, दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग, बट इज ऑफन यूज इन डिफाइनिंग क्लोज, मतलब डिफाइनिंग क्लोज के लिए हम दैट का
प्रयोग करते हैं। एक चीज़ होता है हु जिनका पॉजेसिव केस होता है। रिलेटिव क्लॉज बात करते हैं अभी, ये आ जाओ। अब रिलेटिव प्रोनाउन की एक विशेषता ये होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन का ना तो जेंडर होता है, ना पर्सन होता है, और ना ही इसका नंबर होता है। अब कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो द बॉय हु प्लेज वेल। एक सेंटेंस और लिखा, आई नोज द बॉयज हु प्लेज वेल। और एक सेंटेंस और लिखा, आई नो द गर्ल हु सिंग्स वेल। अब इस सेंटेंस में क्या है कि जो हु है इस बॉय को इस प्लेस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट तो द बॉय है, लेकिन इसको सीधा इस प्लेस का सब्जेक्ट ना बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो आई नो है इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसके लिए हमने एक प्रोनाउन लिख दिया, तो इस बॉय को इस प्लेस से रिलेट कर रहा है। तो ये दो सिंपल सेंटेंस जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, जहाँ हु द बॉयज को प्लेस से रिलेट कर रहा है। तो जब तो बॉयज है जो सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए जो प्लेज है वो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इसका एंटी सेंटेंस प्लूरल है, तो इसकी वर्ब प्लूरल आ गई। यहाँ गर्ल है तो यहाँ सिंग्स आ गया। तो इसका मतलब देखो, यहाँ बॉय है तो भी प्लेज आया है, गर्ल है तो भी सिंग्स आया है। इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो खुद के अनुसार वर्ब नहीं लगा सकते, ये अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब है अकॉर्डिंग यूज होती है इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेवाग इज वन ऑफ द बेस्ट मैन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। तो वही देखो, ये हो गया वर्ब, सेवाग हो गया इसका सब्जेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैन हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब और इसका प्रेडिकेट। तो सेवाग है उन बेस्ट मैनों में से एक है, मतलब उन बेस्ट मैनों ने भी बनाई आया है, लेकिन उसमें सहवाग एक है, तो सहवाग उन सब का एक पार्ट है। तो जो बेस्ट मैन है, अब जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इस बेस्ट मैन को इस हैज से रिलेट कर रहा है, तो ये बेस्ट मैन यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है, क्योंकि जो हु है वो अपने हिसाब से वर्ब यूज नहीं कर सकता या नहीं लगवा सकता, ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार से ही वर्ब लगवाएगा। तो हु किसके लिए आ रहा है, द बेस्ट मैन के लिए, जो एक प्लूरल है, जो इसको आगे बड़ी वर्ब के साथ रिलेट करेगा तो वह प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखो, गोल्ड इज द वन ऑफ द मेटल्स, ये हो गया वर्ब, ये इसका हो गया प्रेडिकेट, विच हो गया प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी, तो जो विच है इस मेटल के लिए आया जो इस वर्ब को रिलेट कर रहा है। मेटल यहाँ प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल ही यूज करनी है वर्ब। यहाँ देखो, राम इज वन ऑफ द बॉयज हु विंस द मेडल, वो किसके लिए है, द बॉयज, जो वर्ब इज द बॉयज के हिसाब से बनेगी प्लूरल, और यहाँ बनेगा विन। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनके हिसाब से वर्ब नहीं लगा के उनके एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाता है। तो उनसे पहले जो सब्जेक्ट आया है या उनसे पहले जो नाउन प्रोनाउन जो भी नाउन आया है उनके ना हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब का यूज किया जाता है। देखो,
दे रिवार्डेड द मैन हु सेव द पुअर चाइल्ड। तो ये अभी वर्ब, दे रिवार्डेड हूँ, द मैन, इस रिवार्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, दे इस रिवार्ड का सब्जेक्ट हो गया। एक वर्ब ये हो गई। अब से एक सेंटेंस ये है, इसमें वी टू सेव्ड द पुअर चाइल्ड, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो ये दो सेंटेंस है, इनमें दो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, ये एक वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि होम ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ हमें चाहिए सब्जेक्ट द मैन के लिए, इस मैन को इस सेव्ड से रिलेट करने के लिए। तो यहाँ में अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि होम एक ऑब्जेक्ट है और इस सेव का ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले से आ सकता है, आ गया। तो यहाँ करेंगे हो। प्लीज कोट द मैन हु यू वर चेसिंग। वही देखो दोनों सेंटेंस को तोड़ो, कितनी वर्ब है उनके, उनका खुद का सब्जेक्ट आया हुआ तो ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं आया तो हमें हर वर्ब का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कोट वर्ब वी1, पुलिस कोट हूँ, द मैन, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ये पुलिस हो गई इसकी सब्जेक्ट। नेक्स्ट एक ये हो गई वी2 वर्ड चेसिंग, और इस वर्ड चेसिंग का सब्जेक्ट हो गया यू। अब जो हु है इस मैन को इस चेसिंग से रिलेट कर रहा है, लेकिन इस वर्ड चेसिंग का सब्जेक्ट पहले से आ रखा है, तो हम इस हु को क्या बनाएंगे, हु इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। नेक्स्ट रजत हेल्प द मैन whom he taught had cancer। तो ये है वी1, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैन, रजत हो गया इस वन सब्जेक्ट वन। नेक्स्ट एक सेंटेंस ये लिखा और एक ये हुआ है, तो ये होगी वी2 और ये होगी वी3। तो हर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब है उनका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये टोट का वर्ब तो ये हो गया ही, हेल्प का सब्जेक्ट अपने पास रजत आ रखा है, हेड कैंसर का अपने पास सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ देखो क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है मैन डजंट हेल्प द मैन whom had कैंसर, जो मैन है उसको कैंसर है, तो इस जो मैन को whom इस हेड कैंसर से रिलेट कर रहा है, मतलब हेड कैंसर के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है। लेकिन हेड कैंसर के लिए हमने हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस में बदलो और ये आ जाएगा हो। नेक्स्ट की बात करें, वी मेट द बॉय, मेट हो गया वी1, ये हो गया सब्जेक्ट वन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस खत्म। नेक्स्ट यू सेड हैड वॉन ए गोल्ड मेडल, वी मेट द बॉय हु यू सेड हैड वॉन ए गोल्ड मेडल, मतलब ये बॉय है, इसने ही गोल्ड मेडल जीता है। तो जो हुम है इस बॉय को इस हेड वॉन से रिलेट कर रहा है, तो पहला सब्जेक्ट, पहली वर्ब और पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये वी2 हो गई, इसका सब्जेक्ट ये आ गया, और हेड वॉन ए गोल्ड मेडल ये वी3 है, इसका सब्जेक्ट नहीं मिला, तो ये होम को क्या बना दो, वो हो गया, और वो इसका सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट की बात करें, द बॉयज हु हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो जो हु है इस बॉय को आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड से रिलेट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वी हैव सिलेक्टेड, ये हो गया अपने पास वर्ब एक, इसका हो गया ये सब्जेक्ट वी, इन हो गया प्रीपोजिशन, ये आउट टीम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब आर प्लेइंग अपने पास वी2, इसका अपने पास सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब अपने को क्या चाहिए, देखो दोनों, ये बॉयज हो गया S2, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, तो हु को हम कहाँ बनाए, हु एक सब्जेक्टिव केस है, तो सारी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें इसको क्या बनाना था, बनाना पड़ेगा हु। तो ये हो जाएगा द बॉयज whom वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हमें सबसे पहले यही देखना है, इस सेंटेंस को तोड़ो, देखो
कि जितने भी वर्ब है उनको उसका सब्जेक्ट मिला है क्या नहीं मिला। अगर सारे वर्ब को उसका सब्जेक्ट मिल गया तो हु है, उसको हुम बना दो। और अगर किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला तो हुम को हु बना दो। हमें यही देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हु और हुम है उसको हमें क्यों क्या यूज़ लेना है। अगर सब्जेक्ट की तरह लेना है तो हु करना है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ लेना है तो हुम करना है। जैसे नेक्स्ट देखो, शी इज़ अ टीचर हु माई पेरेंट्स से टोट मी। तो सबसे पहले बात करो, ये होगी वर्ब, ये इसका हो गया प्रेडिकेट, ये इसका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करें माई पेरेंट्स सेज, ये हो गई V2, ये हो गई V3। इस से का तो हो गया वर्ब, सब्जेक्ट ये, इस टोट का कहाँ, ये रहा। तो शी इज अ टीचर हु माई पेरेंट्स सेज टोट मी। नेक्स्ट देखें, ये आ गई वर्ब, इसका सब्जेक्ट हो गया ये रहा, हो गया S1, ये इसका हो गया प्रेडिकेट। एवरीवन बिलीव्स, ये बिलीव्स हो गई V2, इसका सब्जेक्ट ये रहा। कैन सॉल्व दिस रिडल, ये हो गया V3, इसका अपने पास सब्जेक्ट नहीं है, इसको होम को क्या बना दो, वो बना दो। वो एक सब्जेक्टिव केस है तो ये हो उस कैन को रिलेट कर लेगा, वो उस कैन का सब्जेक्ट बन जाएगा, हु कैन सोल्व दिस रिडल। नेक्स्ट की बात करें, द पीपल हु यू ब्लेम्ड आर वेरी डेंजरस। सबसे पहले बात करते हैं द पीपल आर वेरी डेंजरस। तो ये पीपल है ना, इस इसका ये V1, इसका सब्जेक्ट हो गया ये, हु हु यू हैव ब्लेम्ड, तो जो हैव ब्लेम्ड है ये V2 हो गई, इसका सब्जेक्ट हो गया ये रहा। तो हु का क्या यूज करें, तो हु को इसका क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। द पीपल whom you blamed are very dangerous। नेक्स्ट की बात करें, ये शुड लुक V1 हो गए, इसका S1 हो गया ये, और द मैन। अब नेक्स्ट सेकंड वर्ब हो गई ये V2, और एक वर्ब ये रही। तो एक चीज अपने देखें, मैंने लिखा राम गया सेंटेंस, हाँ ये हु यू से देयर एंड चेस्ट विद अदर। देखो जो एंड है ना, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब वो हमेशा सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंग एंड डांस वेरी वेल, राम सिंग्स एंड डांसेस वेरी वेल। ये सेंटेंस लिखा ना, तो जो सिंग और डांस दोनों का सब्जेक्ट राम ही है। इस सिंग और राम को, सिंग्स एंड डांसेस दो वर्ब है एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का सब्जेक्ट राम ही है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो सेंटेंस है तो वो ये एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से क्या जुड़ा है, एक तो सा जुड़ा हुआ है, एक चेस्ट जुड़ा हुआ है, दोनों को एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो मतलब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों वर्ब का सब्जेक्ट सेम ही रहेगा यू, और ये पूरा का पूरा एक वर्ब होगी। तो हु यू सॉ, जिसको तुमने देखा, एंड चेस्ट विद अदर, जिसका तुमने पीछा किया। तो ये जो दोनों वर्ब, इनका सब्जेक्ट ये हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। तो हु को क्या बनाए, सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, इसको बनाएंगे हु। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हमने हु हुम को। नेक्स्ट एक और देखो, इस सेंटेंस को और देखते हैं। जैसे लिखा ही लॉस्ट द बुक,
हु यू गेव हिम, तुमने जो किताब खो दी, कौन सी, जो तुमने उसको दी थी, वो किताब उसने खो दी। तो जैसे लिखा ही लॉस्ट द बुक हु यू गेव हिम, ये हो गया V1। लॉस्ट व्हाट, बुक, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ये इस लॉस्ट का हो गया सब्जेक्ट, ही लॉस्ट द बुक। अब एक वर्ब वेयर है V2, गेव होम, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट टू, ये हो गया सब्जेक्ट, इस गेव का सब्जेक्ट। तो अब ये जो जो सेंटेंस है ना, इसमें सारी वर्बों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गए। तो अब क्या करें, हु को हूँ में बदलें या क्या करें। अब दूसरी चीज सबसे पहले बात करते हुए हु, इस बुक को इस गेव से रिलेट करना है, तो हम हु लिखे हैं चाहे हु लिखे। सबसे पहले बात है कि जो बुक है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है, उस हु की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, हु की जगह हमें क्या लिखना है, विच। नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें, थिंग के लिए हमने विच का यूज किया, हु हमेशा पर्सन के लिए यूज करना है, किताब एक थिंग है, थिंग के लिए हमें विच करना है। जैसे किल्ड V1, किल्ड हूँ ए बर्ड, ये गया ऑब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 1। ही किल्ड ए बर्ड, उसने उस पक्षी को मार दिया, इसको हु वाज ईटिंग, जो क्रम्स, जो वो कीड़े खा रहा था उसको उसने मार दिया, तो ही किल्ड ए बर्ड। ये V1 किल किल हो गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया बर्ड और उसका सब्जेक्ट हो गया ही। अब एक वर्ब हो गई V2, ये हो गई वाज ईटिंग व्हाट, ईटिंग व्हाट क्रम्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए। अगर हु लिखे तो हु एक सब्जेक्टिव केस होता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि बर्ड एक पर्सन नहीं है। अगर पर्सन होता तो हु होम का यूज करते, बर्ड एक पक्षी है तो इसकी जगह हम लगाएंगे विच। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। दे हैव आइडेंटिफाइड द मैन एंड द कार विच आर शोन इन द पिक्चर। ये लिख रहा है कि द हैव, उन्होंने वो कार और उस आदमी दोनों को पहचान लिया है जो उस पिक्चर में थे। तो अब देखो, दे हैव आइडेंटिफाइड, ये हो गया वर्ब V1, आइडेंटिफाई होम द मैन, ये ऑब्जेक्ट 1, और किसको, द कार को, ये ऑब्जेक्ट 2। ये दोनों ऑब्जेक्ट इस हैव आइडेंटिफाइड वर्ब के ही हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं, और दे हो गया इसका सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट की बात करें, आर शोन, ये हो गई V2, इन द पिक्चर हो गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस आर शोन का हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हम विच सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ विच सही है, लेकिन रियल में क्या है, विच का यूज करते हैं हम थिंग्स के लिए। तो यहाँ देखो, कार तो थिंग है सही है, लेकिन द मैन एक पर्सन है, विच का यूज तो यहाँ नहीं कर सकते, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे दैट। दैट का यूज हम अपने थिंग और पर्सन दोनों के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ हम करेंगे यूज दैट का। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो, मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन टॉक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन टॉक। तो यहाँ क्या करेंगे, जो मैन है ना, सारे एनिमल्स में उनको हमने क्या किया है, एक अलग किया है, वो हम डिफाइन कर रहे हैं मैन को सारे एनिमल से अलग।
तो जहाँ डेफिनेट क्लोज होता है तो वहाँ भी इसकी जगह हमें क्या करना है, दैट का यूज करना है। ही इज द टॉलेस्ट मैन हु आई एवर मेट। तो द टॉलेस्ट मैन, ही इज द टॉलेस्ट मैन, तो जो ही है उसको हमने सारे टोल मैन हैं उनमें से अलग किया है, डिफाइन किया है। जहाँ डिफाइनेट क्लोज होता है वहाँ होम नहीं लगा के हम दैट का यूज करते हैं। ऑल के साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, मर्करी इज द ओनली वन ऑफ द मेटल्स दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो ओनली वन आता है ना, तो ओनली वन के साथ हमें हमेशा दैट का यूज करना है। तो एक चीज याद रखो कि दैट का यूज कब कब करना है, जब किसी सेंटेंस में ऑल, नन, बोथ, एनी, एवरीथिंग, नथिंग, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द सेम और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हमें दैट लिखना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। क्योंकि दैट द की वीकर फॉर्म होती है और दैट से किसी भी क्लोज को डिफाइन किया जाता है, तो जो सबसे अलग हो डिफाइन करने के लिए यूज करना होता है हम दैट का यूज करते हैं। और ये सारे के सारे जो वर्ड है पूरे सेंटेंस में डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए हम इसका उपयोग दैट के साथ करते हैं। ठीक है, आज की क्लास खत्म। पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जो आगे के प्रोनाउन हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।